दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 12 से 13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक रोडवेज बस में जो कंडक्टर होता है वह अपना जो कैश होता है जिस कैश को वह लेकर अपने कैशियर के पास जाता है। ISBT यानी कि देहरादून जब उसे जमा कर रहा होता है तो कैशियर पूछता है कि तुम तो बहुत लेट हो गए हो, तुम्हारी तो गाड़ी लगभग 10 बजे के आसपास आ जाती है। जैसे ही उस कंडक्टर से यह बात पूछी गई तो कंडक्टर सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। कहा, साहब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइएगा। जैसे ही कैशियर ने यह बात सुनी तो कैशियर थोड़ा घबरा जाता है कि किस चीज की बात कर रहे हो। तब वह कंडक्टर कहता है कि साहब हमारे पास एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से यह बात कही तो कैशियर ने सारा कैश वहीं पर छोड़कर किसी के हवाले छोड़ देता है और कहा कि बस मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। कैशियर उस कंडक्टर के साथ जाता है। रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून डूबे की बस खड़ी हुई थी। जैसे ही उस बस के अंदर प्रवेश करता है तो दो ड्राइवर एक लड़की के साथ घिनौना कृत्य कर रहे थे, क्योंकि वह लड़की थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं होती है। उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास रही होगी। उसका बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों ड्राइवरों ने कैशियर को देखा, कहा कि साहब आए हैं, पहले इन्हें करने देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं। अब बारी बारी से उस लड़की का वह लोग बलात्कार कर रहे होते हैं। जब उन सबका मन भर जाता है तब वहां से चले जाते हैं। उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला। यदि पटियाला की बस उस समय मिल गई होती, यदि एक गार्ड की नज़र उस लड़की पर ना पड़ी होती तो शायद कभी भी जिंदगी में यह केस खुलकर सामने नहीं आता। जहां जहां तक इस केस की गूंज फैलती है, जहां जहां तक लोगों ने इस केस के बारे में जाना, उन लोगों के अंदर से एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि अब वह पांचों के पांचों इंसान नहीं बल्कि इंसान की जैसी शक्ल में दिखने वाले जानवर जैसे लोग लगते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी इंसानियत पर बड़ा अफसोस होगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप दोनों लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। देहरादून में ISBT पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा होता है। वह लड़की थोड़ा असहाय हो रही थी, कभी कभी अपने शरीर को या अपने कपड़े को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत ज्यादा परेशान है, मुश्किल में है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। गार्ड ने इससे पहले कि कोई बात हो जाए तभी वह लड़की खुद ही कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में जाएगी। वहीं पास में ही एक व्यक्ति एक दुकान लगाया हुआ था जो कि चाउमीन वगैरह बेच रहा था। उसकी छोटी सी दुकान होती है और उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति जो लगातार इधर उधर घूम रहा था। वह लड़की के पास जाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड को ये सब बातें अटपटी लग रही थी, अजीब लग रही थी। तभी वह गार्ड वहां से हटता है और 1098 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता है और कहता है कि साहब इस ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है जो कि अजीब सी लग रही है। आखिर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप उसको थोड़ा बेहतर समझा सके। गार्ड जब यह फोन करता है, फोन करने के बाद कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की वहां पर एक टीम भी पहुंच जाती है। उस लड़की को अपने साथ लेते हैं। उसे साथ लेने के बाद उसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। सवाल जवाब जो वह लोग कर रहे होते हैं वह सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ की रहने वाली हो, वह बताती है कि वह पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, वहां जाना चाहती थी। लड़की को भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया, उससे बातचीत की। उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर चलो, यानी कि उससे घर लेकर जाया जाता है। उससे बड़े प्यार से बड़े दुलार से बातचीत कर रहे थे। जो खाने को मांग रही थी वह लड़की, वह खाने को दे रहे थे ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि 17 साल की वह लड़की वह समझ नहीं पा रही थी कि वह एक अजीब सी दुनिया में घूम रही है और अजीब अजीब तरह से उसे लोग मिल रहे हैं। और जिनको भी देखती थी, खासकर आदमियों को, पुरुषों को देखती थी तो डर जाया करती थी।
तभी कुछ महिलाएं उससे बातचीत कर रही थी और लगभग 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ गंदा और घिनौना काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में कि मेरे साथ गंदा और घिनौना काम हुआ है। किसने किया गंदा काम, किसने नहीं किया, बस वही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार पुलिस ने उसी तारीख में वापस जाते हैं, यानी कि 11-12 अगस्त 2024 की उस रात में, जिस रात में वह लड़की मिली थी। और आईएसबीटी देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को बारीकियों से खंगाला जाता है, देखा जाता है। वह संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, वह अनजान व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति का फोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, सबको फोटो दिखाया जाता है कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो। तभी अलग अलग लोगों ने कहा कि हाँ, हम इस व्यक्ति को जानते हैं। और जैसे ही उसके बारे में पता किया तो उस व्यक्ति का नाम और उसका पता निकलकर सामने आता है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा है, पूरी कहानी क्या है। तुम अपने आप से बताते हो, प्यार से बताते हो, या फिर पुलिस का जो तरीका होता है वैसे बताओगे। क्योंकि पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तब उसने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा और इंसानियत पर शायद भरोसा उठने की पूरी पूरी संभावना होगी। 12 अगस्त 2024 की यह बात है। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई होती है। वह पूछ रही थी कि भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस पकड़ लूं। अब उस आईएसबीटी पर सैकड़ों नहीं बल्कि बताते हैं कि हजारों बस खड़ी रहती है। वह अलग अलग दिशाओं में जाती है और वह लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी, परेशान थी कि किस बस में जाकर बैठूं। जिस व्यक्ति से वह लड़की पूछती है उसने कहा, तुम परेशान मत हो, जो यह सामने वाली बस खड़ी है इस बस में जाकर तुम बैठ जाओ। अब दिल्ली से वह बस देहरादून के लिए चलने वाली थी। उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है। कोई किराए की फिक्र नहीं होती है। आराम से उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा जहां तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, उतर जाना वहीं पर। अब धीरे धीरे कर बस चलने लगती है। बस रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो मेन गेट होता है बस स्टैंड का, आईएसबीटी, वहां पर जाकर रुक जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती है, वह लड़की अकेली रह जाती है। कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक बस और बदलनी है, थोड़ी देर की बात है, तुम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ वक्त गुजार लो। अब उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, जिस लड़की को कश्मीर गेट दिल्ली से लेकर आए हुए थे, अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसकी उम्र महज 17 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की के पास जाते हैं। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं, उसके तन के कपड़े उतार करके उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से यह सब काम कर लेते हैं। उन्हीं के बराबर में एक और बस खड़ी हुई होती है जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रूट पर चलती है। जब वहां तक ये आवाज़ें पहुंच रही होती हैं तो उस गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर बैठे हुए होते हैं। वह 2 ड्राइवर कुछ देर के बाद इसी गाड़ी में आते हैं और आकर देखते हैं जिस गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी। पहले से एक कंडक्टर और एक ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा काम कर रहे होते हैं। वह दोनों जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, हम भी करेंगे। यानी कि दोनों ड्राइवरों ने आकर उन दोनों कंडक्टर और बस ड्राइवर से उस लड़की के बारे में कहा, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही हम भी इस लड़की के साथ करेंगे। वह लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ ऐसा ही गंदा घिनौना कृत्य कर रहे होते हैं। तब उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, जो कि दिल्ली से उस लड़की को लेकर आया हुआ था, और वह कंडक्टर कहता है कि मेरे पास कुछ कैश हैं, पैसे हैं, जो कि मैं कैशियर को जमा करके मैं तुरंत आता हूँ, तुम यहाँ पर स्थिति को संभालना। अब यहाँ से वह स्थिति को संभालने के लिए तीनों ड्राइवर को वहाँ मौके पर छोड़ जाता है। उस लड़की के साथ वह लोग गलत काम कर रहे होते हैं। कैशियर के पास एक कंडक्टर जाता है। कैशियर के पास जाने के बाद अपनी जो कैश होती है, जो कि सवारियों से कलेक्ट किया रहता है, उसको जाकर जमा कर रहा होता है। तो कैशियर बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10 बजे के आसपास आ चुकी होती है, तुम 2 से 3 घंटे बाद क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे होते हो। तब वह कहता है कि साहब, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बोलने पर वह थोड़ा अचमचा रहा था।
जो कैशियर होता है वो बोलता है कि तुम पैसा देने में हमेशा जल्दी करते हो, आज तुम कितना देर लगा दिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कैशियर ने तरह तरह से सवाल पूछना शुरू किया तो वह उन सवालों के सामने कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और उसने बोला कि साहब, गाड़ी के अंदर एक खूबसूरत लड़की है, अगर तुम चलना चाहो, उससे कुछ करना चाहो तो आराम से मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैशियर ने जैसे ही यह बात सुनी, कैशियर एकदम से खुश हो जाता है, चहक जाता है और जब गाड़ी के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि दो ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे होते हैं। उन दोनों ड्राइवरों ने जब कैशियर को देखा तो कहते हैं कि साहब आप पहले आइए, उसके बाद फिर हम सब इसके साथ कुछ कर लेंगे। अब कैशियर ने भी उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया, यानी कि पहले कंडक्टर ड्राइवर जब गाड़ी खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश और दिल्ली के चलती थी, उसमें दो ड्राइवर पहले से ही मौजूद होते हैं और तीन ड्राइवर और आ जाते हैं, कैशियर सहित मिलकर पांच हो जाते हैं। उस लड़की के साथ वह लोग बारी बारी से सामूहिक बलात्कार कर रहे होते हैं। जब लड़की चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको एक ही बात कही जाती थी कि तुम पटियाला नहीं जाना चाहती हो, पटियाला जाओगी तो यह सब तुम्हें करना पड़ेगा। अब उस लड़की के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वह सही नहीं होती है, वह ठीक ठाक नहीं होती है। अब कुल मिलाकर वह लड़की यहाँ से निकल जाती है, उसे जाने दिया जाता है और वह प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ऐसे ही खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि चाउमीन वगैरह बना रहा होता है और बगल में ही एक गार्ड खड़ा होता है। उस गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और जो बगल में कंडक्टर होता है उस लड़की को बार बार इर्द गिर्द वहां से घूम रहा था, उसको टहल रहा था, उसको देख रहा होता है ताकि वह वहां से हट जाए, लोगों के बीच में वह ना जाए। लेकिन गार्ड ने सूझबूझ का परिचय दिया, 1098 पर फोन करता है। साथ ही ये जो पुलिस वाले होते हैं मौके पर आ जाते हैं और पांचों व्यक्तियों को पहले उस सीसीटीवी के आधार पर सबसे पहले उस कंडक्टर को पकड़ा जाता है, उसके आधार पर चार और व्यक्तियों को पकड़े जाते हैं और पांचों के पांचों की अगर हम नाम की बात करें तो एक का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है जिसकी उम्र 34 साल के आसपास होती है, जो कि हरिद्वार का बंजारा गांव लगता है। उसी के बगल में एक बुग्गी वाला गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र कुमार जिसकी उम्र 58 साल के आसपास होती है। एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज का गांव सिला लगता है, वहां का रहने वाला रवि कुमार होता है। साथ ही हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला राजपाल जिसकी उम्र 56 साल के आसपास होती है और देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। इन पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे बारी बारी से पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वाकई में इस घटना के बारे में सचमुच पता चलता है। तो यह लोग सुन के दंग रह जाते हैं। एसपी राजेश कुमार ने इनके विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई। अब उस लड़की के बारे में पूछा गया कि बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो। लड़की ने बताया कि सर मैं पंजाब के पटियाला की रहने वाली हूँ, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद, मुरादाबाद का एक थाना लगता है मुंडापाड़ा और मुंडापाड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, उस गांव की वह लड़की रहने वाली होती है। अब देहरादून की पुलिस ने मुंडापाड़ा क्षेत्र में उस गांव में जाकर उस लड़की के माता और पिता से संपर्क किया, जबकि अब तक वह लड़की कह रही थी कि मेरे माता और पिता दोनों मर चुके हैं, जबकि माँ बाप अभी भी जिंदा हैं। उसका भाई रामपुर में मजदूरी करता है। अब उस लड़की के जो माँ बाप होते हैं उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की कहाँ पर रहती है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन पहले वह लड़की यहाँ से निकल चुकी है, क्योंकि हमने उसे ढूंढने की कई बार कोशिश की लेकिन वह मिली नहीं। जब लड़की को उसके माँ बाप के पास ले जाया जाता है तब वह लड़की कहती है कि हमें इनके साथ रहना नहीं है, क्योंकि वह साफ इनकार करती है, कहती है कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है। क्योंकि बाद में पुलिस के जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो उसके माँ बाप होते हैं उनकी भी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वह भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वह अपनी बेटी को लेकर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और वह लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है उसको ठीक से यह भी नहीं पता है कि उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य जो हुआ है वह क्या है। हालांकि उस लड़की का भी इलाज चल रहा होता है और उस लड़की को एक महिला हॉस्पिटल में रखा गया होता है ताकि उस लड़की की जो मनोस्थिति है, मनोदशा है, ठीक हो सके। उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है और इस घटना से संबंधित
जो भी अन्य आरोपी हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 5 से कहीं ज़्यादा ना हो सके। इसलिए पुलिस ने कोशिश की है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। इनके आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाकई में इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद किसी भी इंसान की इंसानियत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। जो ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं, एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पूरे देश में उस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और जिस रात की वह घटना है, शायद बताया जाता है कि उसी रात की यह भी घटना देहरादून में हो रही थी। उधर लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था, इधर इस लड़की के साथ शायद वह तारीख वगैरह अलग हो, लेकिन दोनों के साथ जो हुआ वह वाकई में बहुत भयानक हुआ। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि इन बदमाशों को, इन अपराधियों को कम से कम फांसी की सजा होनी ही चाहिए। और हम लोग का एक दायित्व बनता है कि हम लोग को कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर एक मुहिम चलाया जाए कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।